बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जरा सुनो अब काम की बात। अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, गैल्वेनोमीटर भाई बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है। क्या चीज करने के लिए, दो चीज ध्यान समझना, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट। क्या, अगर किसी भी डिवाइस के अंदर या कहीं पर भी अगर करंट है, थोड़ी सी है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं डिवाइस, गैल्वेनोमीटर। और पूरा बताएंगे किस तरीके से इसको बनाया गया और किस तरीके से एमीटर और गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर ये सब बनाए जाते हैं। देखिए तो होंगे लैब में जाके, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। नहीं देखिए जब तक करा, इधर देखो से। तो सिंपल सी बात, अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर क्या है मेरे, एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट इन कंडक्टर या कहीं पर भी, वायर में या कहीं पर भी। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर से एक काम और करा गया, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी बताता है करंट। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है करंट की, कि अगर मान लो ये तार है तो करंट क्या ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है। मतलब कुल मिला के इंडिकेट तो करेगा ही करेगा, प्रेजेंस करंट की इंडिकेट तो करेगा ही करेगा। एक चीज और करेगा, क्या, गैल्वेनोमीटर shows the direction of, shows the direction of current, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है वो भी आपको बताएगा। ये दो बातें हैं, क्या बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें, जब गैल्वेनोमीटर हमारी जिंदगी में आया तो इससे और दो नए डिवाइस बनाए गए, वो भी है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर को ही हम यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर को ही हम क्या करते हैं, इज यूज्ड टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, क्या बताओगे, क्या बनाएंगे हम, एमीटर भी इसी से बनेगा और वोल्टमीटर भी इसी से बनेगा। याद रखिएगा, एमीटर भी इसी से बनेगा और ओम मीटर भी इसी, मतलब वोल्टमीटर भी इसी से बनेगा। एमीटर क्या मेजर करता है, याद रखिए गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं करता, उसको सिर्फ इंडिकेट करता है कि है या नहीं, बस उसको मेजर नहीं करता। और दूसरी उसकी डायरेक्शन बताता है। ध्यान समझिए, दो शब्द यहां पर लिखे हैं, इंडिकेट करना और डायरेक्शन, दो शब्द भाई, इंडिकेट करना और डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर नॉट मेजर द करंट, इट ओनली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट। समझ में आता है कि नहीं आता। वेयरएज अगर मैं बात करूं एमीटर की, एमीटर मेजर द करंट, कि एक कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही, कितनी, समझ में आ रहा है, कितनी, 5, 10, 15, 20, 25, कितनी, मतलब कि कुल मिला के एमीटर मेजर्स द करंट। और वोल्टमीटर की तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, है ना, क्या मेजर करता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी कह, मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो सिंपल सी बात अपने को समझ में आ गई, गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है। आज वही डिवाइस हमें पढ़ना है, रियल में कैसा दिखता है, रियल में उसको कैसे बनाया गया, कैसे वो काम करता है, सब कुछ देखने में इतना सा है, लेकिन उसकी वर्किंग और उसके अगर आप अंदर की बात को देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। कुछ फिगर्स यहाँ पर दे रखी है, कुछ फिगर मैं भी आपके लिए बनाऊंगा, जिससे हम टॉपिक को बिल्कुल क्या कर लेंगे भाई साहब, डेप्थ में। हाँ एक फिगर हटाए, चले भाई साहब। तो अपने को गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया, अपने को क्या आ गया भाई मेरे, गैल्वेनोमीटर। अब सुनो यार ध्यान से, तो पहली चीज की अगर हम बात करें, पहली चीज अगर हम बात करें, डेफिनेशन क्लियर हो गई, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। सेकंड बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस टॉपिक पे, किस टॉपिक के बेसिस पर ये इतना एक अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस बनाया गया। और वो प्रिंसिपल क्या है, सेकंड हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल। क्या रहेगा भाई मेरे, प्रिंसिपल। इसी के अंदर अब सब हेडिंग्स चलती रहेंगी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या सिंपली गैल्वेनोमीटर, दो नाम है इसके। एक नाम क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अभी इसका नाम बताऊंगा कि इसका नाम ये क्यों दिया गया। एक क्या नाम इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या सिंपली गैल्वेनोमीटर, या क्या कह लो भाई मेरे, सिंपली गैल्वेनोमीटर। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, कि भैया प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या प्रिंसिपल है इसका, जरा एक बार देखें। इसका प्रिंसिपल हमने कल पढ़ा था, टॉर्क वाला। किसका पढ़ा था भाई मैंने, टॉर्क वाला। हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई कॉइल है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और वो उसका एरिया, मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट का एंगल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अगर थीटा है, मतलब 0, 180 कितना है भाई मेरे, थीटा है, तो क्या वो रोटेट करेगा, हाँ या ना। सिंपल सिंपल बात समझ में आती कि नहीं, क्या वो रोटेट करेगा, नहीं करेगा। अच्छा,
तो वही वाली बात है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये कही गई कि अगर इसका जरा ध्यान समझना, मैं लिखता हूं पहले समझाऊंगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करूं और फिर वो कॉइल के रूप में हो, अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को किसके अंदर प्लेस करूं, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे एक बात बताइए, क्या उस पर फोर्स लगती है, BIL sin थीटा, क्या उस पर फोर्स लगती है? क्या चारों एंड्स पर फोर्स लगेगी अगर वो रेक्टेंगल की शेप का है तो, जो मैंने कल लिया था F1 F3 F2 F4, क्या वो फोर्स मिलके टॉर्क बना रही थी? हाँ या ना भाई? सिंपल सिंपल बात समझो, कल जो मैंने डिस्कशन करा था, तो डिस्कशन हमारा क्या था, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वो कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रही है, तो उसके चारों वायर्स पे क्या लग रही होगी, एक फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स मिलके क्या बना रही होंगी, टॉर्क। हाँ वो अलग बात है, दो कैंसिल हो रही थी और दो फोर्स टॉर्क बना रही थी, लेकिन हम सिंपल कह रहे हैं क्या बना रही है भाई मैंने, टॉर्क, जिसकी वजह से वो क्या कॉइल घूमेगी अगर वो एक थीटा एंगल पे है तो, हाँ या ना? तो यही हमारा क्या है इसका प्रिंसिपल, मतलब जो हमने कल पढ़ा था आज हम उसका यूज करेंगे एक डिवाइस बनाने के लिए, और डिवाइस हमारा कौन सा होगा, गैल्वेनोमीटर। कल हम क्या बना रहे होंगे, कल हम बना रहे होंगे एमीटर, वोल्ट मीटर, और कल चैप्टर भी खत्म हो रहा होगा। सिंपल बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करता है जरा बताओ, फोर्स कहना है या सिंपली टॉर्क लिख दूं चलेगा, एक्सपीरियंस और टॉर्क, और वो टॉर्क कैसा होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। कैसा टॉर्क होता है भाई मेरे, रीस्टोरिंग, वापस से रीस्टोर करने वाला ना, वापस से 0 डिग्री पे, अरे ऐसे था तो टॉर्क नहीं लग रहा था, लेकिन जब ऐसे कर दिया था तो टॉर्क लगा था, और कब तक लगा था, जब तक वो उसे वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना लाए, मतलब रीस्टोर ना कर, रीस्टोर, वापस से स्टोर करना। सिंपल समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हिच इज रीस्टोरिंग टॉर्क, व्हिच इज रीस्टोरिंग, और इस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या काम करेगी, कॉइल या कंडक्टर रोटेट करेगी, क्या करेगी भाई मेरे, रोटेट करेगी। और यही हमारा ज्ञान, इतना सा ज्ञान आज हमें गैल्वेनोमीटर बताएगा, क्या? सो ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल रोटेटिंग, कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगी भाई मेरे, रोटेट करेगी। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो, अगर मैं ऐसा कंडक्टर रखूं जिसमें करंट पास नहीं हो रही, सुनते रहिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से काम की बात बोलो। कल मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेन या जो भी शीट, जो भी कह लो आप, अगर मैं उसमें करंट पास ना करूं तो क्या उस पर कोई टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा। तो पहली कंडीशन अपने को क्या पल्ले पड़ गई, पहली कंडीशन ये पढ़ने पड़ गई कि टॉर्क का फंडा जब आएगा, टॉर्क का फंडा जब आएगा जब कैसा कंडक्टर हो, करंट कैरिंग, कैसा कंडक्टर हो, करंट कैरिंग। अगर एक कंडक्टर में करंट कैरी ही नहीं हो रही तो इसका मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। याद करिए F इक्वल टू BIL sin थीटा, अगर I 0 कर दोगे तो क्या F बचेगा, वेयर F इज मैग्नेटिक फोर्स। क्या समझ में आता है, कोई डाउट है? अब बात करते हैं, प्रिंसिपल समझ में आ गया, बिल्कुल टिक मारते रहेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, क्या प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि नहीं? अब कुल मिला के अपना क्या बचता है भाई साहब, वर्किंग। अब हमें वर्किंग पढ़नी है, अब हमें ये समझना है कि यार गैल्वेनोमीटर बनता कैसे। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं ना, बीच में एक छोटी सी डाल लेते हैं इसका डायग्राम, कि डायग्राम में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक बार उसको समझो। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पर अब इस फिगर को ध्यान से समझना, और कुछ और भी फिगर यहाँ पर दी गई हैं। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी थी, मैं ही बना लेता। क्या अगर हम बात करें यहां पर क्या आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है, एक फ्रेम लिया रेक्टेंगल का, याद रखना इतना बड़ा, जितना मैं दिखा रहा हूं इतना बड़ा होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर इतना होता है बस हमारे हाथ में, जिसको आप कैरी कर सकते हो, नहीं इतना नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर इतना होता है कि जिसको आप अपने हाथों पे कैरी कर सकते हो। तो उसके अंदर कॉइल होगी, तो खुद सोचिए कॉइल इतनी छोटी होंगी, तो ये जो मैं सिलेंडर, ये कॉइल, ये जो मैग्नेट बना रहा हूँ, क्या ये बहुत बड़ी बड़ी होंगी, इतनी इतनी सी होंगी, ये इतनी इतनी सी होंगी। अगर आप ध्यान से देखें अगले वाले डायग्राम में, तो अगले वाले डायग्राम में कुछ आपको ये भी दे रखा होगा, एक सेकंड, जैसे ये वाला डायग्राम है आपका, देखो वाला, ये रही कॉइल, तो ये बहुत छोटी छोटी कॉइल है, और देखो चाहो तो छोटी सी मैग्नेट है, और ये मीटर है, बहुत छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें नहीं। हम अब दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी कॉइल है, ये सब सही है। तो जरा देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली चीज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रहा है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये कंडक्टर है, ये हमारा कैसा है मेरे कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो रही होगी, और करंट कहां से पास होगी वो बाद में देखेंगे। कुल मिला के करंट इसमें पास होगी, करंट इसमें पास होगी। क्या समझ में आता है? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल समझ में आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक कंडक्टर। अच्छा, फ्रेम जो है ना, फ्रेम कुछ ऐसे करके है। अब उस फ्रेम में, वो रेक्टेंगुलर का फ्रेम दिख रहा है, ऐसे करके रेक्टेंगल का फ्रेम है, उसके ऊपर हमने तार लपेट दिया। ऐसे लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? उसमें हमने क्या कर दिया भाई मेरे, नहीं पूरे पे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, मैं आगे दिखाऊंगा अभी, पहले इतना समझो। ऐसे हमने क्या कर दिया भाई मेरे, तार लपेट दिया। इतनी बात समझ में आएगी? क्या आपके पास एक कुछ इस तरीके का आएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर होगा और इसके ऊपर अच्छा खासा तार चिपका होगा, और तार याद रखना इंसुलेटिंग होगा। इंसुलेटिंग तार क्या होता है सर जी? इंसुलेटिंग तार तो यार पढ़ा ही नहीं, वो पहली बार चीज समझ रही है। इंसुलेटिंग मतलब जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। अरे मार्केट में आते हो तो भाई साहब दो तार मिलते हैं ना, एक तो बिल्कुल कॉपर का तार दिखता है, एक उसके ऊपर प्लास्टिक का रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, रंग बिरंगे से आते हैं, व्हाइट होती है प्लास्टिक कवरिंग, या नहीं होती? घरों में सीधे तार डाल दिए, या प्लास्टिक है ही नहीं है? तो भाई साहब इंसुलेटिंग तार है। कैसा तार है? इंसुलेट, ऐसे करके भाई साहब, क्लियर हो? अब ये कॉइल रेक्टेंगुलर वाला हिस्सा तैयार हो गया। कैसे तैयार करा हमने पहले एक रेक्टेंगल का फ्रेम लिया, लोहे का, पीतल, जो भी ले लो, हमने ऐसे करके लोहे का फ्रेम बनाया और उसके ऊपर तार को लपेट दिया। क्या भाई साहब, तार लपेट दिया अच्छा खासा और बढ़िया सा लपेटा है बिल्कुल। अब इतना भी लपेटते चला जा रहा है, पूरा बंडल खत्म कर दिया, थोड़ा लपेट दिया भाई साहब। तो ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया भाई सभी का। अच्छा, मैं इसे नोट करें, मैं आगे डायग्राम बता। ये जो आपको बहुत सारे जो लाइंस दिख रही है, वो वायर है जिसको लपेटा गया है, ये वो वायर है जिसको लपेटा गया है। मतलब कि कुल मिला के ये फ्रेम होगा, ये वाला फ्रेम है, ये वाला हमारा क्या है भाई मेरे फ्रेम, ये हमारा फ्रेम है, और फिर उसके ऊपर तार को लपेटा गया अच्छी तरीके से। क्या बात समझ में आती है? पूरी तरह से तार को लपेटा गया। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये हमारा बेसिकली क्या है, वायर है, वो कंडक्टिंग वायर है, इंसुलेटिंग वायर मतलब है ना। इंसुलेटिंग मतलब कि वैसे तो करंट उसमें पास होगी, लेकिन ऊपर से क्या है, प्लास्टिक का, कि जब वो एक दूसरे से टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखो वही दे रखा है, मेटल फ्रेम हो गया, कॉइल हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, सॉफ्ट आयरन। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर दो स्प्रिंग यूज करी जा रही है। क्या आपको ये स्प्रिंग दिख रही है? दो स्प्रिंग है, ये छोटी छोटी ऐसे करके, मतलब कि कुल मिला के वो रेक्टेंगुलर फ्रेम था हमारा, रेक्टेंगुलर फ्रेम में तार लपेट दिया। तार लपेटने के बाद हमने दो डंडे इसको ऐसे निकाल कर, मतलब जिसको फिट करना ना, मैं इसको बीच में, ये घूमेगी बीच में, ये बीच में क्या करेगी भाई मेरे, घूमेगी। अब यहाँ पर स्प्रिंग लगा दी दो, ऐसे करके दो हमने क्या लगा दी, नीचे स्प्रिंग लगा दी और एक ऊपर स्प्रिंग लगा दी। स्प्रिंग का भी बताऊंगा कैसे होगा, अभी हर एक का यूज बताऊंगा, पहले आप कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। क्या ऊपर दो स्प्रिंग हो गई कुछ इस तरीके से, देखो ये एक स्प्रिंग ये हो गई हमारी, और एक स्प्रिंग हमारी कौन सी होगी भाई मेरे, ये, और ये दो होल्डर हो गए इसके, मतलब कि दो जो इनको क्या काम करेगा, इन दो इसको लटका के रखेगा इस पूरी कॉइल को। क्या बात समझ में आती है? उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, क्या अंदर ये आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, जो पिछले वाली डायग्राम में एक सिलेंडर बनाया आपने, पिछले वाले में आपने क्या एक रेक्टेंगल के बीच में एक सिलेंडर फिट करा है कि नहीं करा, क्लियर, जिसको कोर कह रहे हैं। वो सिलेंडर किस चीज का, देखो यहाँ लिखा है, सिलेंडर हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है भाई मेरे, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये पूरा जो हमारा वो होगा, इस बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी को, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल। क्या कहते हैं भाई मेरे, गैल्वेनोमीटर कॉइल। क्या इतनी बात समझ में आती है? और फिर उसके बाद यहाँ पर एक तो ऐसे छोड़ दिया, और एक स्प्रिंग के साथ हमने एक पॉइंटर अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया भाई मेरे, पॉइंटर मतलब ऐसे करके सुई, जो आप गैल्वेनोमीटर सुई नहीं देखते ऊपर, एक एमीटर में, उसमें उसके ऊपर एक सुई देखते हैं कि नहीं देखते, जैसे करके घूमती है। अबे तराजू में सुई देखी, सुई है बस, समझ लो, एक पॉइंटर, ये हमारा एक पॉइंटर है। मतलब कि जब ये कॉइल घूमेगी तो क्या ये पॉइंटर भी घूमेगा, हाँ या ना? दिमाग लगा था ना, कहाँ कहाँ चीजें जाएंगे आज। अगर जब ये कॉइल घूमेगी तो ऑब्वियसली बात ये सब रोटेशन होगा, भी आगे देखेंगे, तो क्या ये पॉइंटर भी घूमेगा? तो अगर ये घूमेगा तो कहीं ना कहीं करंट की मेजरमेंट आएगी। वो कैसा है कि वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले क्या, ये कंस्ट्रक्शन समझिए। कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं आया भाई? कंस्ट्रक्शन क्या है, बोलिए। कंस्ट्रक्शन सिंपल सा है कि हमारे पास मेटल का, नहीं वो ही बता रहा हूँ, कंटेज कर रहा था। ये मेटल का फ्रेम है, ठीक, उसके ऊपर तार लपेट दिया, तार अच्छी तरीके से लपेट दिया कि नहीं लपेट दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या काम करा, एक सिलेंडर उसके बीच में ऐसे करके धस दिया, बिल्कुल फिट कर दिया।
वो नहीं तो खिलौना है, भर 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 खिलौना भाई साहब, सिंपल सा ऐसे करके फिट कर दिया। सही भाई साहब। वो जो हमारा ये है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अच्छा, सॉफ्ट आयरन के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है, सॉफ्ट आयरन की खासियत बताया नहीं है, लेकिन इसमें भी ध्यान समझना, सॉफ्ट आयरन ध्यान से समझेंगे, सॉफ्ट आयरन में कोई करंट वरंट पास नहीं होगी। ये मत सोचना आयरन है तो यार गुड कंडक्टर होगा। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल भाई मेरे? फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक करता क्या है वो मैं अभी अभी आज की क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मैग्नेटिक मटेरियल है मेरे? फेरोमैग्नेटिक। इसका डिटेल सर कब पढ़ाएंगे? 5th चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। कितने चैप्टर में? 5th चैप्टर में। जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम फेरोमैग्नेटिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या नेचर होता है, फलाना ढिमकाना। अभी इतना समझेंगे कि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इससे हमें क्या होगा? अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, हमें सामान क्या क्या चाहिए। अभी देखो स्प्रिंग का कोई अभी यूज मैंने किसी का नहीं पता, अभी तो हम समझ रहे हैं। क्या समझ में आता है? इतना सिंपल। हाँ, स्प्रिंग कैसे? क्या स्प्रिंग है? अरे ऐसे करके स्टिक है और फिर उसमें ऐसे करके स्प्रिंग घुमा दी, तो फिर वो कॉइल से अटैच कर दी। स्प्रिंग है ना ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। स्प्रिंग ऐसी नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। हाँ, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ऐसी लंबी लंबी स्प्रिंग नहीं जो तुम देखते हो। कैसी स्प्रिंग है? ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे वाली स्प्रिंग है, यूं करके लंबी वाली, मतलब वो स्प्रिंग ऐसे घूमेगी ऐसे। अब वो सब बताऊंगा जरा। पहले कंस्ट्रक्शन समझिए, पार्ट समझिए, क्या क्या चीजें चाहिए। और ये हमारा क्या हो गया भाई मेरे? पॉइंटर। अब इस फिगर के देखो, क्या पहले इतना समझिए, यहां तक कोई डाउट है? टर्न्स नहीं, वो स्प्रिंग बनाने के तरीके। नहीं बस यहाँ पर, अरे वो है ना जैसे फ्रेम है, फ्रेम में ऊपर से रॉड निकाली, फ्रेम के नीचे से रॉड निकाली, तो क्या वो फ्रेम बीच में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ऐसे है। हाँ पूरे। क्या कुछ पूछ रहा था? कंडक्टर की, कोई मेटल की या प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, इसको उसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है भाई। वो सपोर्ट के लिए है। वो किसके लिए? अबे कॉइल है, उसको दो चीजों से पकड़ना पड़ेगा ना, जिसके बीच में घूमेगी। सिंपल बात है नहीं है? अब झूला है वो जो घूमता है, वो क्या काम करता है? ऐसे डंडा होता है जिसकी वजह से वो घूमता है एक्सेस पे, तो वही वाली बात है। ये दो डंडे हो गए। अब प्लास्टिक के ले लो, लेना देना नहीं, और इन पे स्प्रिंग लगी हुई है दोनों नीचे, और फिर उसके अलॉन्ग में ये कॉइल घूमेगी। बस कंस्ट्रक्शन समझिए पहले ध्यान से, इतना समझो। हाँ, उसी के अंदर है ये, वो है वायर की लाइन्स, वायर लपेटा है वो दिखाया है। और ये हमारा वो है सिलेंडर, ये अंदर हमारा सिलेंडर है। इसको यहां से देखो, ऊपर से, इधर देखो ध्यान से। मुझे एक बार बताओ, जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ध्यान समझना, इधर देखो ध्यान से, ये हमारा ऊपर से जब आप इसको देखोगे, क्या आपको मेटल का फ्रेम दिखेगा? ध्यान से देखे इधर, गौरव इधर देख। क्या ऊपर से जब आप इसको देखोगे कि क्या मेटल की एक पट्टी दिखेगी जिसमें तार लपटे हुए दिखेंगे, और बीच में इसका ऐसे करके सिलेंडर दिखेगा नहीं दिखेगा? देखो ये ऊपर का व्यू, टॉप व्यू, देखो सिलेंडर दिख रहा है और बीच में क्या दिख रहे हैं? तार, और देखो स्प्रिंग भी दिख रही है ऊपर से जब आप देखोगे। हाँ है ना? टॉप व्यू भाई साहब, ध्यान समझे, सिंपल बात है। अगर मान लो ये ऐसे करके सिलेंडर है, ये ऐसे करके, इसमें मैंने ऐसे तार लपेट दिए, इसमें मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने तार लपेट दिए, तो जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा क्या आपको तार दिखेंगे ऐसे करके? देखो वो रेल, मतलब रेक्टेंगुलर को ये वाला हिस्सा, ये, और फिर ये हमारा क्या दिख रहा है? ये हमारा क्या दिख रहा है भाई मेरे? सिलेंडर। सिंपल बात समझ में? ये टॉप व्यू हो गया, वो फ्रंट व्यू था, ये कॉइल थी। तीनों व्यू समझने पड़ेंगे पहले, तीनों। और भाई यहाँ पर देख लीजिए, पहले कंस्ट्रक्शन समझिए इस चीज को। ये ऊपर से हो गया, देखो ध्यान से। और यहाँ पर चारों तरफ क्या लगा रखी है? यहाँ पर क्या लगा रखी है? मैग्नेट। क्या लगा रखी है? मैग्नेट। जो मैग्नेट बनाई थी ना ऐसे करके, नॉर्थ और साउथ, मतलब ये जो कॉइल होगी ये किसके बीचों में लगी होगी? मैग्नेट्स की। एक तरफ होगी ऐसे कट करके बताऊंगा रीजन, ऐसे करके नॉर्थ और ऐसे करके साउथ। तो भाई साहब फाइनल करने कंस्ट्रक्शन को एक बार, अब एक बार मैं बता रहा हूं ध्यान से, फाइनल करते हैं। आपने क्या काम करा? मेटल का फ्रेम लिया, उसके ऊपर ऐसे तार लपेट दिया। क्या बहुत सारे तार लपेट दोगे ऐसे करके? क्या ऐसे ऐसे करके लाइन्स आ जाएंगी? लपेट दिया, उसको पैक कर दिया बिल्कुल भाई साहब, फिट हो गया। एक ऐसे करके डंडा निकाल दिया, ऐसे डंडा निकाल दिया जिसके बीच में वो घूमेगा, वो झुंझुना भर भर ऐसे करके। वैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, आवाज करते हैं जो घूम घूम के, बच्चे ही नहीं भाई साहब। एक होता है ऐसे करके पट्टी सी होती है जो बच्चे पर पर घूम, मेले में आते हैं ऐसे होते हैं,
वो घुमाता रहता है, आवाज करता रहता है, सेम डंडा वही है। ऐसे करके एक डंडा है, जैसे नीचे एक डंडा है, बीच में मेटल का फ्रेम है, वो फ्रेम भी उसके अलावा घूमेगा। जैसे पंखे के एक्सिस ये है ना, ये डंडे के अलावा घूमता कि नहीं घूमता पंखा? पंखा हटाते, पंखा भाई साहब, डंडा हटाओ, अब घुमाना पंखा, फिर तो गया भाई साहब। उसके बाद बीच में सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लिया गया। सॉफ्ट आयरन का लिया गया मेरे सिलेंडर, और उसको सिलेंडर के बीच में फंसा दिया, और रेक्टेंगल के बीच में, इसके बीच में, रेक्टेंगल के बीच में ऐसे फंसा दिया भाई साहब। सिंपल बात समझ में, बिल्कुल सही से फंसा दिया। पहली वाली फिगर देखना, यहां तक क्लियर है? वो नहीं मूव कर रहा, ऐसे करके फंसा दिया भाई साहब, बिल्कुल फिट, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। देखो ऊपर का व्यू ये है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद ध्यान समझना, साइड में हमने क्या कर दी, मैग्नेट्स लगा दी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती है, तो बीच में अब वो जो कॉइल है वो दो मैग्नेट की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लटकी पड़ी है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, ये मैंने आपको, अच्छा उसके बाद एक चीज और सुन लो, यहाँ पर वो स्प्रिंग तो आपको मैंने बताई थी, एक स्प्रिंग से क्या अटैच है, पॉइंटर, और पॉइंटर किसके ऊपर आ रहा है, मीटर के ऊपर, स्केल के ऊपर। स्केल है देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मतलब जब वो घूमेगा तो ये पॉइंटर घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगर मैं ये 7 पे रुकेगा कैसे वो बताएंगे। अगर ये 7 पे रुका तो करंट की रीडिंग कितनी हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए पहले, ये हमारा सिर्फ कॉइल का कंस्ट्रक्शन हो गया। जो पहले वाला मैंने आपको ग्राफ बताया वो साइड व्यू है, मतलब कि सामने से, और ये है हमारा टॉप व्यू। जब हम ऊपर से देखेंगे तो आपको मैग्नेट दिखेगी नॉर्थ और साउथ, यहां पर आपको ऐसे करके क्या दिखेगी, रेक्टेंगुलर वायर्स, और उसके अंदर फंसा हुआ क्या दिखेगा, सिलेंडर। वो रहा हमारा टॉप। अब दोनों व्यू से पहले आप कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, अब मैं फिर वर्किंग पे आऊंगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है अभी हमारा। समझ लीजिए सामान कौन कौन सी, हमने सामग्री कौन सी यूज करी भाई। ब्लू कलर में मत जाना, ब्लू वाला कलर देख रहे हैं। ये जो हमने तार लपेटा है उससे 2 तार निकलेंगे, एक तार हो गया एक पॉइंट पर, एक तार हो गया इस पॉइंट पर, मतलब कि 2 पॉइंट हमने लगा दिए, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ठीक है। और इन पॉइंट पे फिर अब हम क्या काम करेंगे, करंट पास कराएंगे, क्योंकि जब तक करंट पास नहीं होगी जब तक टॉर्क, अबे वो जो तार हमने लपेटा है उसमें करंट तो पास करानी पड़ेगी, तभी तो उसमें टॉर्क बनेगा। तार लपेटने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगी। जब हमने उसमें तार लपेटा था तो उसके 2 कोने पकड़ो, लपेटते चले गए, टेप लगा के, ले भैया ले। अबे उसके तार जो होंगे जो हमने लपेटा किया, उसके 2 एंड पकड़ के रखोगे पहले से। गांठ भी जब बांध देते हैं किसी चीज की तो 2 पकड़ के रखते हैं ना यार, एक को काट दिया एक से ही चल ठीक। तो सिंपल सी बात है, हमने वो जो तार लपेटा है, लपेटते 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 क्या उसके 2 एंड आएंगे, इधर क्या 2 एंड आएंगे, उनमें करंट पास होगी। ध्यान समझे, करंट किस पे पास होगी, उस तार में जो लपेटा है, उस तार में जो, क्योंकि अगर उसमें करंट पास हुई तो क्या रेक्टेंगुलर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की, क्या उसमें करंट पास हो जाएगी, क्या उस पर फोर्स लगेंगी, F1 F2 जो मैंने कल पढ़ाया था, F3 F4, क्या उसका टॉर्क बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर टॉर्क बना तो क्या कॉइल घूमेगी, अगर कॉइल घूमेगी तो फिर सब कुछ होगा, मैं अब वो बताऊंगा। पहले डायग्राम समझ में आ गया। अब डायग्राम में कोई डाउट है तो बताइए, मैं अब पहले वाले डायग्राम में जा रहा हूँ बस, अब ये सारी कहानी हो गया, मैं फर्स्ट डायग्राम में जा रहा हूँ। कोई डाउट है? हाँ इसको कनेक्ट करें, अब मैं वहां दिखाता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। अब ये डायग्राम काम देखो मैं ही हूं, अब सुनो ध्यान से इधर। अब यही मेन डायग्राम आपका, 2 मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब कि 2 मैग्नेट्स के पोल नॉर्थ और साउथ, बीच में मैग्नेटिक फील्ड बननी होगी, बीच में क्या बननी होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये कॉइल समझ में आ रही है, इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है मेरे, करंट पास। फिर उसके बाद यहां से ये हमने 2 एंड निकाल दिए, हमने क्या निकाल दिया, 2 एंड, ये हमने क्या निकाल दिया भाई मेरे, 2 एंड, एक तार इससे और एक तार ऐसे करके ऐसे, एक को हमने दे दिया T1, एक को हमने क्या दे दिया भाई मेरे, T2। क्या सिंपल बात समझ में आ गई। वो जो हमने तार लपेटा था उनमें से 2 एंड निकाल दिए ऐसे, और वो बाहर की तरफ होंगे जिसपे हम क्या लगाएंगे, जिसमें हम क्या लगाएंगे, करंट, जिसमें हम करंट पास, बैटरी जो भी करें। समझ में आया? अरे समझ में आया, कंस्ट्रक्शन नहीं आया, कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन प्रिंसिपल में कोई डाउट है। अब मैं वर्किंग पे आ रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म होगी वर्किंग, इधर देखो वर्किंग। अब सुनो जरा ध्यान से, मुझे एक बात बताइए, जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी या जो भी कुछ, जो भी मेरा कंडक्टर था, मान लीजिए हमने कोई भी कंडक्टर लगा दिया, तो क्या करंट पास होगी, लेट से करंट कितनी पास हुई, आई। क्या वो करंट इस कॉइल के अंदर यहां से होते हुए क्या इस कॉइल में घूमेगी, ऐसे करके, जो मैंने कल बताया था, कॉपी जो मैंने कल बता दी ना कॉइल, इसमें करंट पास हो रही थी ऐसे,
और उस पर क्या लगी थी, F1, F2, F3, F4, फिर उसमें बाद ये घूम रहा था, टॉर्क बन रही थी, हाँ है ना। तो क्या कल वाले प्रॉपर्टी फिर से आ गई, वही तो है। अब ऐसे तार लपेट रहे तो करंट ऐसा ही, करंट भाई तो करंट ऐसा ही, फिर करंट ऐसे घूमने लग गई, फिर ऐसे करके आई करंट I2, करंट I2, तो क्या करंट ऐसे घूम रही होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी भी पोजीशन पे रखा, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें भाई से किसी पोजीशन पे रख रहा था, तो मुझे एक बात बताइए, क्या जब करंट पास करेंगे तो क्या ये कॉइल घूमेगी, और कहां तक घूमेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिमाग लगाते रहना, मैं पहले कह रहा हूं, वर्किंग बहुत 2 मिनट की बात है बस, ध्यान समझिए। अगर मान लो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। और मान लीजिए शुरुआत में कोई ऐसे रखी, एरिया वेक्टर ऐसे तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बनना है, मैंने केस लिया है, शुरुआत में कौन सा ले लिया मैंने, 90, तो ये रहा। तो मुझे एक बात बताइए दिमाग लगाकर, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगी, मान लीजिए टॉर्क कहां लगेगा, बताइए किस तरफ घूमेगी, अब एक कॉइल किस तरफ घूमेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगी ना, ए बी की तरफ जाएगा। इक्विलिब्रियम पाने के लिए जब ए और बी की सारे डायरेक्शन सेम हो जाती थी, तब उसको क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या यहाँ पर जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे, जैसे इनमें करंट आई और इस कॉइल में करंट घूमने लग गई, तो क्या ये हमारा जो कॉइल है, क्या ये इस तरफ घूमेगी, ये देखा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्या ऐसे घूमेगी। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना इस चीज को, जब ये ऐसे घूमेगी तो इसके ऊपर स्प्रिंग लगी पड़ी है, लगी पड़ी कि नहीं लगी पड़ी, जब ये पूरी कॉइल ऐसे करके घूमेगी तो क्या स्प्रिंग भी खिंचेगी यूं करके, ध्यान समझो, ध्यान से, बहुत आराम से, जैसे स्प्रिंग होती है, जैसे मैं बताता हूँ, वो आपने बच्चों के वो देखे हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊँ, वो चाबी वाले खिलौने, चाबी और जैसे जैसे घुमाते रहते हो वो और टाइट होता रहता है, और तुम तो होता है कि नहीं होता है, एक एक मारो धाड़ टूट गई भाई साहब स्प्रिंग, खिलौना बच्चे को तोड़ दिया, बूढ़े कहेंगे, होता है कि नहीं होता, करते ही करते लगे पड़े, पता है कि उसके आगे स्प्रिंग नहीं झेल पाएगी, लेकिन फिर भी उसके पहिए रोक लेंगे, एक होगा भाई साहब, होता है कि नहीं होता, सेम बनना है होगा। अब हाँ वो अलग बात है कि कॉइल आप जैसे जानवर नहीं है। एक और एग्जांपल बता दूं जिससे रिलेट करोगे, झूला झूला आप सभी ने, वो रस्सी में बांध के हम झूला भाई से झूला झूलते थे, रस्सी ऐसे लटका के बैठ जाते थे ऐसे करके पटरे पे। आज पता नहीं, आई डोंट नो कि तुम सब ने, मैंने बहुत झूला बजा, घुटने वुटने सब तोड़े अपने। एक पटरा लगा लेते थे, और वो भी घर का, वो बिल्कुल पुराना पटरा है, उसके पटरे में एक रस्सी धर और उसमें बैठ गया ऐसे करके भाई साहब, और पीछे धक्का दे, झूला झूला है कि नहीं झूला। उसमें आपने एक चीज करी है, रस्सी होती थी ऊपर, हम क्या करते थे, हम घूमते रहते थे और रस्सी घूमती रहती थी, और जब तक वो यहां तक नहीं आती थी घुमाते रहते थे, हाँ है ना, वो रस्सी घूम रही है, वो रस्सी अकड़ रही है, लेकिन लगे पड़े, और फिर क्या करते थे, वो यहां तक आ गई, पैर ऊपर, होता है कि नहीं होता, सेम फंडा यहाँ लग रहा है, वो झूले वाला ही फील यहाँ देना है भाई साहब। अरे हाँ है ना, देखा कि नहीं देखा भाई साहब, मैं बहुत, फिर जाए दांत टूट जाए, मुंह के बल नानी पे गिरो, नहीं जी करना है हमें, और कभी कभी तो मुंडी नीचे और घुमाओ भी जगह, हाँ। और जब पैर ऊपर करे तो क्या रस्सी वो जो अकड़ गई है ऊपर ऐसे करके, क्या वो तुम्हें उल्टा घुमाती है, और फिर उतनी ही स्पीड से घुमाती है जितना तुमने उसे घुमाया था, वहां गिरा भाई साहब, वहां जाओगे गिरे रॉकेट की तरह भाई साहब, हाँ है ना। 2 एग्जांपल पता है, वो चाबी घुमाने वाला और सेम, अब सेम फंडा यही हो रहा है भाई, सेम फील यही देना है। जब इसमें करंट पास हुई तो क्या ये कॉइल ए है, क्या ये अपनी इक्विलिब्रियम की तरफ घूमेगी, जब ये घूम रही होगी तो स्प्रिंग भी अकड़ रही होगी जैसे रस्सी अकड़ जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग इसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेगी ना, जैसे रस्सी हमें उल्टा घुमाती है, हम इधर घुमाते हैं, रस्सी इधर घुमाती है, जैसे हम चाबी को इधर घुमाते हैं लेकिन चाबी इधर घुमाने की कोशिश करती है। तो वो जो स्प्रिंग है जब ये घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, तो स्प्रिंग भी खिंच रही है, वो भी टाइट हो रही है भाई साहब, होगा क्या, मुझे एक बात बताइए, क्या स्प्रिंग इसको अपोजिट टॉर्क लगाएगी, वो इधर जा रही है ड्यू टू करंट, लेकिन ये स्प्रिंग इसे इधर भेजने की कोशिश करेगी, हाँ है ना, सेम रस्सी वाला फंडा, हाँ है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, वो रस्सी जब हम पूरा से घुमा देते हैं, हम घूमते नहीं है, कब,
जब हमारा बल मतलब कि हमारा टॉर्क और इस रस्सी का टॉर्क बराबर हो जाता तब हम घूमेंगे नहीं। सिंपल बात है। आपने उसको पकड़ लिया, मतलब आप जो भारी टॉर्क लगा रहे हो और जो अंदर उस टॉर्क बन रहा है वो दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या कोई चीज घूमेगी? नहीं घूमेगी। सेम फंडा यहां नहीं होगा। एक करंट से कॉइल बना, वो टॉर्क बना, सॉरी, एक स्प्रिंग खिंच गई, वो टॉर्क बनाएगी, वो अपोजिट घुमाएगी। अगर ये दोनों टॉर्क इक्वल हो गए तो क्या कॉइल रुक नहीं जाएगी? दिमाग लगाओ ध्यान से। ये वाली इधर खींच रही है, करंट इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, क्या करंट बिल्कुल स्टक नहीं हो जाएगी इधर? घूमी 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 और स्प्रिंग ने टॉर्क लगाना स्टार्ट कर दिया, रुक गई। क्या निडल किसी एक नंबर पे आके रुकेगी? क्या करंट की रीडिंग नहीं आ जाएगी? तो भाई अब वो बताऊंगा, एक एक फॉर्मूला वॉर्मूला लेंगे भी, पहले पूरा रफली वर्किंग समझो। आया ना? क्या समझ में आया? क्या इतना फील आया कि नहीं? स्प्रिंग ऐसे है, लूज है यार, टाइट कैसे कर देंगे? लूज है, वो टाइट होगी तो उसको अपोजिट तो घुमाएगी। जैसे रस्सी वाला एग्जांपल में पीछे करंट इधर मार रहा है, वो उधर मार रही है, तो रुक नहीं गए। दोनों का टॉर्क जब इक्वल हो जाए, स्ट्रेंथ टॉर्क। अरे सिंपल बात समझ में आएगी नहीं है? करंट करंट है, अगर मैं करंट बंद कर दूं तो क्या स्प्रिंग उसको वापस से वहां ले जाएगी? अरे हाँ है ना? अगर मैं पैर ऊपर कर दूं तो क्या रस्सी घूम के हमें घुमाती है कि नहीं घुमाती? लेकिन मैंने पैर रख रखे, मैं इधर टॉर्क लगा रहा हूं, रस्सी इधर टॉर्क लगा रही, दोनों क्या हो गए? बराबर। तो कुल मिला के मैं कहीं नहीं जा रहा, है ना? सिंपल बात है। जब जब करंट घूमी तो कॉइल इधर आई, स्प्रिंग टाइट हुई, स्प्रिंग ने अपोजिट टॉर्क लगाया, स्प्रिंग उधर घुमा रही है, करंट जब तक है करंट इधर घुमा रहा है, दोनों इधर उधर इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या करंट कॉइल कहीं जा पाएगी? वो अटक गई। लेकिन अगर एक बार आप करंट बंद करते हो तो क्या होगा? अब कौन बचा? करंट तो गई, अब बची स्प्रिंग। क्या स्प्रिंग वापस से कर देगी? नहीं कर देगी। वही फंडा होता है जब आप गैल्वेनोमीटर सामने रखते हो और जब ऐसे स्विच ऑफ करते हो तो वापस से सुई वहां पर आ गई। जैसे ही स्विच ऑन करता 5 7 5 7, आया ना? अरे घर पे स्टेबलाइजर होगा? है ही नहीं भाई, सब बिजली नहीं है सर, घर पे बिजली कनेक्शन नहीं है। स्टेबलाइजर ना आपने देखा होगा, दो ऐसे वी और ए का बनाता है, एमीटर वोल्टमीटर। उसमें से घर में क्या काम करना है? एकदम से बिजली काट देना, घर की बिजली, अपनी घर की काटना कि पूरी सोसाइटी की। ला भाई साहब, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। हाँ सब आया, हाँ तुम्हारा उसी सोसाइटी आ जाएगी, क्या पढ़ा रहा है मैं? हाँ सिंपल बात है भाई साहब। जब आप एकदम से स्विच ऑफ करोगे, मतलब बिजली काट दोगे, तो क्या निडल पहले 220 पर वोल्टेज है ना, 220, जैसे स्विच करा तो निडल वापस से 0 पे आ जाएगी। आ जाती, बड़ी सी कॉमन सी चीज है। क्यों आ गई? क्योंकि करंट खत्म, तो करंट का टॉर्क। अब ऊपर जो स्प्रिंग खिंची हुई है, क्या वापस से उसे घुमा देगी? ये ही वर्किंग है। अब तो फॉर्मूला चलेगा, क्या इतना फी रहा है? हो गई वर्किंग खत्म, अब कुछ नहीं, अब तो बस अब तो खानू पूर्ति है। क्या गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंस तो बता देगी। ये अरे ये तो बना, अरे अगर ज्यादा घूमा तो करंट ज्यादा हो गया ना इंडिकेट, वो इंडिकेट करेगी प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर पॉइंटर घूमा तो क्या करंट की वजह से घूमा होगा? हो गया ना इंडिकेट। अब बाद में एमीटर बना लेंगे, अरे बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बाद में एमीटर बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा। अभी हमारा क्या काम है? इंडिकेट करना। डायग्राम मत जाओ, ठीक है 0 बन दो। अभी किस में जाना है? डायग्राम। यार क्या करंट इंडिकेट हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही? जैसे ही पीछे से करंट पास करी T1 T2 से, देखो इनसे, जैसे ही करंट पास हुई, करंट यहाँ हुई भाई साहब, करंट घूमी इसमें, जैसे ही करंट घूमी तो टॉर्क लगा, टॉर्क ने कॉइल को इधर घुमाया, ऊपर स्प्रिंग खिंच गई, स्प्रिंग इधर लगा रही है, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, तो एट द एंड क्या हुआ? क्या पॉइंटर वहां स्टक हो गया? खत्म। मुझे एक बात बताइए कि जब ये करंट मतलब इंडिकेट करा रहा होगा, तो मुझे एक बात बताओ, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय, 2 मिनट लगेंगे बस, अब अगर वो सब समझ में आ गया तो, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय करंट, करंट की वजह से जो मतलब क्या कहते हैं टॉर्क बना होगा, वो कितना बना होगा? लेट्स से अगर ये हमारा एरिया वेक्टर था और ये इधर आया, तो बी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया? कितना हो गया? थीटा। कितना हो गया भाई मेरे? थीटा। तो टाउ बताना कितना होगा? एन आई ए बी साइन। अरे यार ये तो कल ही पढ़ाया था, एन आई ए बी
साइन थीटा, है ना? कोई डाउट? अगर थीटा एंगल पे है, वो घूमा इक्विलिब्रियम की तरफ, तो कितना होगा? NIAB साइन। ये किस चीज का टॉर्क है? जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया अपनी फोर्सेस की मदद से। अच्छा, एक टॉर्क कौन सा है? स्प्रिंग का। अब यार स्प्रिंग का टॉर्क तो यार कहां पर आएगा? वो तो 11th में आएगा। अभी सही चल रहा था, गारवी लिया आया वापस से। क्लास 11th में आपने नहीं पढ़ी, मुझे पता है। क्लास 11th की एक सिंपल सी बात है। अच्छा, ये लिख मत देना क्लास 11। जो स्प्रिंग है, जो भाई साहब क्या है हमारी स्प्रिंग, क्या वो एक टॉर्क लगाई? इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, मैं कुछ नाम दे दूं। इस वाले टॉर्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये कौन सा टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? करंट वाला। डिफ्लेक्टिंग मतलब कि अंतर आना। अंतर आया, पहले तो अंतर किसकी वजह से आया? करंट के टॉर्क की वजह से ना। तो ये हमारा क्या हो गया? डिफ्लेक्टिंग। दूसरा जो स्प्रिंग वाला टॉर्क होगा, क्या वो उसको वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे ला रहा है? वही तो करेगा। स्प्रिंग वाला टॉर्क क्या उसको वापस से इनिशियल पॉइंट पे ला रहा है कि नहीं आ रहा? वो जो ऊपर रस्सी घूमी है, कि वो तुम्हें वापस से इनिशियल पॉइंट पे लेकर आएगी कि नहीं आएगी? तो वो कैसा है? वापस से इनिशियल पॉइंट को गेन करने वाला टॉर्क को क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग। तो हमारा जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, मतलब कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग, उसको हम क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहेंगे भाई मेरे? किसी को डाउट तो नहीं है ना? रीस्टोरिंग। बहुत बढ़िया। ये होगा किसके इक्वल? ये इतना बताओ, अब ज्यादा बकवास मत करो। इधर से हाँ, और कह रहे हो ये सब सुनो ध्यान से। जो टॉर्क होगा वो होगा हमारा C और फाई। ये एंगल अलग ही एंगल है। अभी मैं बता, रुको रुको रुको। C इंटू फाइव, वेयर C इज 11th क्लास के एक टर्म है, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट। और ये फाई क्या है? ये कौन सा एंगल है सर जी? ये हमारा एंगल स्प्रिंग का। वो भी तो कितना घूमी होगी ना स्प्रिंग का भी तो। अरे स्प्रिंग जब घूमी है तो कुछ तो एंगल बनाई होगी वो भी। स्प्रिंग ऐसे थी और इतनी टाइट हुई तो मान लो 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, हाँ है ना? तो ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट वाला एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ स्प्रिंग, क्या इतनी बात समझ में? याद रखेंगे, इतना समझ लो कि एक स्प्रिंग के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला 11th क्लास का फॉर्मूला इतना, अभी इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? C फाई। जितना ज्यादा एंगल बनाओगे उतना ज्यादा टॉर्क बनेगा। सिंपल बात है। एक रस्सी में भी यही टॉर्क लगता है। जितना ज्यादा रस्सी घूमेगी, क्या वो उतना ही टॉर्क बनाएगा? तो ज्यादा एंगल ज्यादा टॉर्क, ज्यादा एंगल ज्यादा टॉर्क। जब आप रस्सी को घुमाते हो तो क्या रस्सी भी ऐसे घूमती चली जाती है? क्या वो एक पीछे की तरफ टॉर्क बनाती है? सही है भाई साहब? कोई डाउट यहां पर? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या? वो करंट नापने वाली या करंट को इंडिकेट करने वाली स्टेट। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या दोनों टॉर्क इक्वल हो रहे हैं? तभी तो रुक रही थी नेडल। मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जरा मैं दोनों को इक्वल कर दूं। अरे हाँ यार, इक्वल कर दूं। जैसे इक्वल करेंगे तो NIAB साइन थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो गया? C फाइव। साइंटिस्ट अब ध्यान समझना बहुत। अब यहां से देखो, अब आप हो गए ना सर, इससे एमीटर कैसे बन गया? करंट कैसे नप गई? इससे ही करंट नपी जब साइंटिस्ट लोगों को इतना दिख गया, अरे यार ये तो डायरेक्शन भी दिखा रहा है, ये तो करंट की प्रेजेंस भी दिखा रहा है, और ये अपना यार फॉर्मूला बन गया। क्या इस फॉर्मूले में आई आ रहा है? कुल मिला के साइंटिस्ट के दिमाग में घंटी बजी कि अबे यार इससे तो करंट भी मेजर कर सकते हैं। दिमाग लगाना, वो अलग बात है, हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, लेकिन इतना साइंटिस्ट को दिमाग में आ गया कि भाई यार इससे करंट जब इंडिकेट हो रही है और फॉर्मूले में भी आई आ रहा है, तो यार इससे तो करंट भी नप जाएगी। इससे तो एक और डिवाइस बन सकता है जिससे हम बड़ी बड़ी करंट नाप सकते हैं। भाई साइंटिस्ट लोग बड़ा खुश हुए, उन्होंने फॉर्मूला देखा, करंट का फॉर्मूला जरा बताना। तुम्हारे पास भी आ गया, क्या आ गया? C अपॉन में NAB फाई अपॉन में साइन थीटा। भाई साइंटिस्ट लोग भाई खुश हुए, भाई साहब यार ये तो फॉर्मूला बन गया। अरे यार C कांस्टेंट, एक स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी उसका C कांस्टेंट होता है, चलो वो हमें पता है। एल्यूमिनियम की स्प्रिंग है, कॉपर, वो हमें पता है। चलो N नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर कितनी है? एक लंब तार, दो तार, वो भी हमें पता है। एरिया भी हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड कितने, वो भी पता है। सब पता है, इससे तो निकल जाएगा।
क्या करंट निकल गई, क्या यहां से एमीटर बनने का कॉन्सेप्ट जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम, अब ध्यान से क्या इतना समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या हुई, साइंटिस्ट लोगों के एक दिमाग में है कि यार प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां साइन थीटा और फाई दो एंगल आ रहे हैं। चलो फाई फाई, ये फाई कौन बता रहा है, पॉइंटर। जब स्प्रिंग घूमी तो स्प्रिंग पॉइंटर को तो लेके घूमी। अबे एक मैंने बताया ना, एक पॉइंटर किससे कर रहे थे, स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग मतलब ऐसे ऐसे कहीं पर भी ऐसे, जब स्प्रिंग घूमी तो क्या वो पॉइंटर को भी लेके घूमेगी, है ना, ऐसे करके स्प्रिंग अटैच है, जब स्प्रिंग खींचेगी तो क्या पॉइंटर को भी लेके घूमेगी। चलो यार फाई तो ऊपर हमारा मीटर बता देगा। अगर मैं मीटर लगा दूं 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, अगर मैं ऐसा स्केल बनाऊं तो क्या पॉइंटर अगर 10 पे रुका तो फाई क्या 10 डिग्री हो गया। तो यार फाई तो निकल जाएगा, फाई की टेंशन नहीं है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है यार वो तो। जब जितना स्प्रिंग घूमेगी, स्प्रिंग किससे जुड़ी हुई है, पॉइंटर से, तो वो पॉइंटर को लेके साथ घूमेगी। घूमेगी कि नहीं घूमेगी, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया यार। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है थीटा की। अब ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये एंगल किसका बीच का एंगल है, ये तो है भाई साहब एंगल बिटवीन एम वेक्टर और बी वेक्टर, और ये तो अंदर है यार, अंदर कैसे पता लगा है, ये समस्या है। समझ में आ रहा है, ध्यान समझ रहा हूं, क्या ये समस्या है कि नहीं। हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं कि भाई साहब हमने करंट लगाई, उसका पॉइंटर घुमा 20 पर तो करंट 20, या तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, कैसा डिवाइस चाहिए कि सुई जहां जहां रुके वो करंट की डायरेक्शन, या सॉरी वो करंट के मैग्नीट्यूड, ऐसा डिवाइस चाहिए या ऐसा डिवाइस चाहिए। अच्छा 20 निकला, अच्छा 20 यहां पर, सी वैल्यू, एन वैल्यू, ए वैल्यू, वी वैल्यू, फिर साइन थीटा, फिर सॉल्व करके तुम्हारा आई आ रहा है। तुम्हें ऐसा डिवाइस चाहिए, तो डिवाइस का बात का, हमें डिवाइस कैसा चाहिए, वो डिवाइस ऐसा चाहिए जितना एंगल घुमा उतना है करंट, भाई साहब कहानी खत्म है ना। तो अगर मैं ये थीटा गायब कर दूं तो क्या आई डायरेक्ट फाई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अगर थीटा खत्म हो जाए, गायब हो गया मान लो, ये जादू हो गया मान लो अभी अभी जादू करेंगे भी, अगर मान लो छू मंतर छू छू करके भैया साइन थीटा गायब हो गया, अगर साइन थीटा गायब हो गया तो जरा आई फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट उतना फिर करंट बना लेंगे, है ना। अच्छा अब ये कैसे करें, अब आप कह रहे हो देखो सुनो, इसका यूज समझ में आ गया, स्प्रिंग का यूज समझ में आ गया, वो फ्रेम का यूज, तार जो लपेटे थे उसका समझ में आ गया, ये T1 T2 समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, पॉइंटर समझ में आ गया। लेकिन अभी मैंने ये सिलेंडर नहीं समझाया, अब सिलेंडर का यूज है, सिलेंडर इसलिए प्लेस करा गया जिससे थीटा गायब हो जाए। अब आपको क्या पागल वाली बात कर रहा है, सिलेंडर से थीटा कैसे गायब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर दो चीजें हैं जो अभी आपको नहीं बताई, स्प्रिंग हो गया, कॉइल वॉइल सब हो गया, एक चीज हमारा वो सिलेंडर जो उसके अंदर फंसाया गया था उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करी गई। दूसरी बात, ये जो मैग्नेट है ऐसे कट करके क्यों रखी गई, दो बातें भी गायब। अरे सीधी मैग्नेट भी तो रख सकते थे जो मार्केट में मिलती हैं, ऐसे करके भी तो मैग्नेट रख सकते थे, है ना, ऐसे करके रख लेते। लेकिन इसको ऐसे ही रखा गया, इसको कैसे करा गया, ऐसे करके, मतलब इसको ऐसे करके कट करा गया, पहले मैग्नेट्स को क्या करा गया, कट करा गया, और कट करके फिर ऐसे कॉनकेव ऐसे करके शेप बनाई गई, कैसे बनाई गई मैंने, शेप बनाई गई, और फिर उन मैग्नेट्स को रखा गया। तो दो चीजें अभी भी हमारी पेंडिंग है, पेंडिंग कौन कौन सी, एक तो ये मैग्नेट्स की शेप, और दूसरा ये सिलेंडर, ये जो बीच में सिलेंडर फंसाया गया है इसका क्या यूज है, एक एक करके समझे। चलो सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान समझें, पहले मैं आपको बता दूं हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें रिमूव करना है, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा परेशान करेगा आपको ये वाला। आपको रिमूव करना है किसको, साइन थीटा, मतलब कि थीटा को कुल मिला के। अच्छा ये साइन थीटा कब गायब हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। दिमाग लगाते रहना ध्यान से, अगर मैं थीटा कैसे भी मान लो अभी हो गया, मान लो, चलो ठीक है मान लेते हैं ना अभी, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या साइन 91 हो जाएगा, हमेशा हो जाए, मान लो भाई साहब कुछ जादू सा हो जाए कि थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 हो जाए। अगर थीटा 90 हो गया तो क्या साइन थीटा बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्या वो 1 हो जाएगा, क्या फॉर्मूले में साइन थीटा खत्म हो जाएगा। हाँ तो अपने को थीटा 90 करना है, थीटा 90 कब होगा, जब m, मतलब जब b और m का एंगल हमेशा क्या हो, चाहे वो घूम के कहीं पर भी जाए, चाहे वो घूम के कहीं पर भी जाए, क्या मैग्नेट क्यों घूमेगी, अरे यार मैं ए वेक्टर,
कॉइल जाए कहीं पर भी घूम के जाए, यहां चली जाए, यहां चली जाए, यहां चली जाए, थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए। अभी करेंगे, देखो समझ में आता है, समझ में आता है कि नहीं आता, कोई डाउट? चलिए अब सुनो ध्यान से, देखो क्या क्या हमने इसको कैसे अचीव करेंगे। हम अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेप्ट रेडियल फील्ड। कौन सा कॉन्सेप्ट? रेडियल फील्ड। अब ये बड़ा मतलब अच्छा टॉपिक है, रेडियल फील्ड। अब ये रेडियल फील्ड क्या होती है, इसका और समझाओ जरा, समझ में नहीं आया। अगर हम बात करें रेडियल फील्ड को दो चीजों से अचीव करा गया, दो चीजों से अचीव करा गया। पहला कर्व्ड मैग्नेट्स, पहली चीज मैग्नेट कर्व वाली यूज करो, पहली चीज मैग्नेट कर्व वाली, कुछ इस वाली शेप की यूज करो, बताएंगे ऐसा क्यों करा गया। और दूसरा ये कि वो जो हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम था उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दीजिए, बिल्कुल फिट कर दीजिए उसके अंदर, ठीक है। अच्छा समझ में, एक एक करके समझ में आया, चलो समझते हैं। तो दोनों ऐसा क्या कर देंगे कि थीटा 90 हो जाएगा। अब सुनो, अगर मैं मैग्नेट ऐसे बनाता, मतलब ऐसे रखता, तो क्या मैग्नेट सीधी होती, ऐसे करके आया ना। और ऐसी सीधी मैग्नेट, जैसे यहां से देखो मैग्नेट ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसी में ये ए अगर कहीं पर भी घूमता तो क्या एक एंगल बनता, 90 तो नहीं होता, तो यार सीधी से काम बनने वाला नहीं। अगर कुछ ऐसा हो जाए, अब ध्यान समझना हमने करा क्या, पहला केस हमने इसको ऐसे कट करने से इससे क्या हुआ सर जी, इससे हुआ ये कि मैग्नेट जो है, करंट जो है वो सीधी नहीं गई, कुछ ऐसे गई। पहली चीज जाएगी नॉर्थ और साउथ में, लेकिन वो थोड़ी पैरेलल में जाके क्या हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई, ऐसे। समझ में आता है, शेप का लेना देना भाई, और कोई लेना देना। जैसे याद करो चैप्टर नंबर 1 में अलग अलग शेप के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, कि नहीं आ रही थी। एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सिलेंडर प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो उसी तरीके से सेम बनना होगा। अगर मैं ऐसे कर्व कर दूं तो जाएगी नॉर्थ से साउथ, लेकिन हल्का सा वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, हल्का सा क्या हो जाएगी मैं मेरे, बैंड हो जाएगी, ऐसे। ठीक, इतनी बात समझ में, इधर काम की बात सुनो, इतनी बात समझ में, ऐसे करके बैंड होके जाएगी थोड़ी सी ऊपर से। इसके बारे में ज्यादा दिमाग मैं और इसके बारे में डिटेल करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी इतना समझिए, मैं सारी डिटेल बताऊंगा इसकी, कॉनकेव बहुत अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स हैं। अरे मैं, अरे रुक जाना, मैंने वो बताया, इतनी बात समझ में। दूसरा, सर सिलेंडर क्या काम करेगा। अब सिलेंडर हमारा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया भाई मेरे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थोड़ी सी बातें अभी आप याद करनी पड़ेंगी। फेरोमैग्नेटिक ये क्या काम करता है, इस मटेरियल की एक खासियत है, और ये इसी की खासियत है बस। तीन तरह के मटेरियल होते हैं, पैरा, डाई, फेरो। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक की खासियत ये है कि अगर उसको मैग्नेट, जैसे मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और आपने उसको रख दिया जैसे कुछ इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने उसको ऐसे करके, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, खासियत ये है कि वो सारी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींच लेता है यूं करके, ये इसकी खासियत है भाई साहब। रीजन मैं 5th चैप्टर में बताऊंगा, मैं पहले कह रहा हूं, रीजन इसका कहां पर आएगा भाई मेरे, 5th चैप्टर में। इसका रीजन मैं अभी टेंशन ना ले, देखिए सॉरी मैग्नेटिक फील्ड खींच लेता है, ये उसकी खासियत है भाई साहब। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या खासियत है, अगर यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और आपने यहां रख दिया, तो सॉरी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर खींच लेता है, सॉरी बहुत ऐसा करके, बिल्कुल ये इसकी खासियत है फेरोमैग्नेटिक। और उल्टा डायमैग्नेटिक क्या काम करता है, फैला देता है, और पैरामैग्नेटिक कुछ नहीं करता। ये तीनों मैग्नेटिक अपने अपना नेचर। हाँ क्या, मैग्नेट, हाँ 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 बिल्कुल बन जाएगा। हाँ अभी वो सब कौन सा मतलब है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी एक एक क्या, इतनी बात समझ में आ रही है। दो बातें पल्ले पड़ी, वो मैग्नेट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, पहले ऐसे थी तो सीधे सीधे आ रही थी, अब ऐसे घूम गई ना, ऐसे ऐसे करके प्लेन मिरर होता है तो लाइट सीधी चली जाती है, लेकिन जब हम कर्व कर देते तो लाइट इकट्ठी हो जाती है कि नहीं हो जाती। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में लाइट इकट्ठी हो जाती थी, कॉन्वेक्स में लाइट फैल जाती थी। सेम वरना वही हो रहा है, जैसी शेप वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या इकट्ठी होंगे, इन दोनों को मिला के अब होंगे। अब मुझे एक बात बताओ जरा दिमाग लगा के, अगर मैं इस फेरोमैग्नेटिक को इसके अंदर रख दूं तो क्या सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी,
अब बस ये खेल खत्म, लास्ट टॉपिक आपका अब ये हो गया, कहानी समाप्त। ये हो गई मैग्नेट्स। और मैं सॉफ्ट आयरन चलो दिखा देता हूं, ये रहा हमारा सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सिलेंडर ऊपर से देख रहे हैं ना। तो अब क्या होगा, सॉफ्ट आयरन की मतलब सॉफ्ट आयरन की क्या खासियत है, जितने मैग्नेटिक फील्ड सारी अपनी तरफ ले लेगा, ऑलरेडी वो ऐसे आ रही हैं और भाई साहब अपनी तरफ खींच लेगा। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ऐसे जाएंगे, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, उसके सेंटर पे, सिलेंडर के सेंटर, और फिर उसी से ऐसे करके जाएंगी। और ये सेंटर इकट्ठी किसकी वजह से हो रही है, फेरोमैग्नेटिक की वजह से। इसका रीजन हाँ बताएंगे, 5th चैप्टर में बताएंगे, अभी नहीं। क्या बात समझ में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल नहीं करती। मैंने कहा ना वो कॉन्सेप्ट मत लाना यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो नहीं। अब ऐसे एक बार बता, करंट घूम रही है, मैंने कितनी बार कहा कि जब आप कोई दूसरी मैग्नेट, एक मैग्नेट में करंट कैरी कर रही है, कोई दूसरी मैग्नेट रखो तो उसकी मैग्नेट इग्नोर करेगी। यहां पर इतनी मैग्नेट नहीं बनेगी जो बाहर वाली मैग्नेट को कुछ कर सके, इतना इफेक्ट नहीं आ जाएगा। जैसे वो है ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंसुलेटर की वो बनी थी, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी बाहर वाली के अपोजिट, वो इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा था लेकिन हल्का फुल्का कम कर रहा था बस। तो यहाँ पर भी सेम है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि बाहर वाली को छेड़ देगी। इस पोजीशन में जरा बताना मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ या ना, हो रहा है। मैं इस डायग्राम एक बार फिर से बना रहा हूँ सही से, मैं अब सॉफ्ट आयरन नहीं बनाऊंगा, ठीक, जरा दिमाग लगाए बताना। ये जो एरोज हैं, ये वाले जो आपको एरोज दिख रहे हैं, ये वाले, ये किसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, सही है। चलो, ये आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये कॉइल है, इसके परपेंडिकुलर ये जो पॉइंटर है बेसिकली ये एरिया वेक्टर होगा, पॉइंटर हमारा। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है, ये ऐसे करके है ना वहां, इसके ऊपर ऐसी तो लगा दिए पॉइंटर हमने, तो मैंने कहा ना इसके कहीं पर भी वो हमारा क्या दिखाएगा, एरिया वेक्टर। चलो शुरू करें, आ जाओ। जरा मुझे बताइए इस वाले प्लेन के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड ये रही और एरिया वेक्टर ये रहा, क्या एंगल 90 डिग्री बनना है, हाँ है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड सीधी, मैग्नेटिक फील्ड सीधी, इसको यहां बनाऊं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कॉइल ऐसे है तो जरा बताना एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर कितना है, 90 डिग्री। अरे हाँ है ना, हाँ है ना। अगर मान लो, ये वाले बात समझ में, अगर मान लो ये कॉइल ऐसा हो जाती, घूम के मान लो कैसे हो गई, घूम के मान लो कैसे हो गई, ऐसे, तो अब जरा बताना मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, सोच के बोला। देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही हमारी क्या, और एरिया वेक्टर क्या फिर से 90 डिग्री बनना है। और हर पॉइंट पे 90 बनेगा यार, कहीं पर भी घुमा ले, देख ध्यान से यार, इधर देख, इसको यहाँ कहाँ घुमाओ, कहाँ घुमाओ, कहाँ घुमाओ, इसको यहाँ घुमा ली, देख ये रही कोई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये रहा, तो क्या यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। अब कुछ भी कर लीजिए, क्या थीटा 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या साइन थीटा गायब हो गया। तो कुल मिला के जरा फॉर्मूला जो था हमारा I इक्वल टू सी अपॉन में एन आई ए बी, उसके बाद फाई अपॉन में साइन थीटा, तो क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी बाय रेडियल फील्ड कॉन्सेप्ट। तो भाई मेरे क्या करंट सी अपॉन में एन आई ए बी फाई के इक्वल आ गया, आया ना। कुल मिला के ये सब चीजें कांस्टेंट है, ये सब चीजें क्या है, क्या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया फाई, भाई साहब यहां पर एमीटर बन जाएगा, अब बन जाएगा एमीटर। हाँ कुछ चीजें एक दो वो तो कुछ चीजें ऐड नहीं करनी पड़ेगी, कुछ बस फॉर्मूले देख रहे हैं बस, क्या समझ में आया। अब हमारा एमीटर तैयार हो जाएगा। अब जो पॉइंटर का एंगल बनेगा फाई, एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्या वही करंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट भाई साहब। अगर ऐसा कुछ कर दे कि कौन से खुद मल्टीप्लाई होकर आए, वो भी कर देंगे भाई साहब। क्या बात समझ में आ रही है, ये गैल्वेनोमीटर हुआ है अभी, कल एमीटर वोल्टमीटर बताऊंगा, इसी से ही एमीटर बनेगा और इसी से क्या बनेगा, वोल्टमीटर। क्या ये गैल्वेनोमीटर समझ में आया। दो एक सेकंड अभी कर दो चीजें, पहला क्या इंडिकेट कर रहा है करंट को,
गैल क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या डायरेक्शन बता देगा, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्या वर्किंग समझ में आए? 3 पॉइंट है हमारे, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। 4 पॉइंट है कंस्ट्रक्शन है, और अगर हम ऐड कर ले तो चारों पॉइंट क्लियर हुए।